नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है अमीन्स का। और आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। सबसे पहले ये देखेंगे, जिसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी तो अपन ने जीओसी के अंदर देख ली थी, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। तो वो देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ वाली बात देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स पढ़ेंगे। फिर डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे, और डाइजोनियम सॉल्ट अपन हेलो एल्केन हेलो एरेन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवीजन होगा यहाँ पे। फिर इसके नीचे में एक पीवाईक्यूज की फाइल और एक होमवर्क की फाइल अटैच करूंगा, जिसका डिस्कशन मैं आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है ना। वो लेक्चर नंबर 3 रहेगा, तो उसको ऐसे काउंट मत करना कि सर एक दिन मत लेक्चर आ गए सर। तो वो तो मतलब सिर्फ डिस्कशन वाला पार्ट है। तो चलिए गुड्डू भैया, माहौल बनाते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा चुका था। आज हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी आप पहले से जानते हैं, कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, और जीवन में खुशियां भर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिक स्ट्रेंथ। अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ हमें जज करनी है, और ये पार्ट हम अपन जीओसी में चौड़ में देख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि एनसीईआरटी की मतलब तोहिन नहीं करनी ना। एनसीईआरटी ने बेसिक स्ट्रेंथ दे रखा अमीन्स में, ठीक है। क्या होता है बेस? ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है H+ को, उसे बेस कहते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा? जब उसको इलेक्ट्रॉन को रख के तकलीफ हो रही होगी, मतलब जब स्पीशी अनस्टेबल फील कर रही होगी इलेक्ट्रॉन को रख के, तो वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो बस इसी एक लाइन से क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे कि मोर इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ स्पीशी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। कैसे चेक करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को? जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की ताकत, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो उतना बढ़िया बेस होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो यही हो गया कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब पीछे देने वाले ग्रुप लगे होंगे और कम से कम खींचने वाले ग्रुप। जितने ज्यादा पीछे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, कम से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और देने वाले ग्रुप कौन से होते हैं? +m +h +i। खींचने वाले कौन से होते हैं? -m -h -i। जय जीओसी, जय जय जीओसी, ठीक है। अब इसको कैसे सोचेंगे? तो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको पहले ही बताए थे कि किन किन कॉन्सेप्ट्स से हमें बेसिक स्ट्रेंथ को सोचना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है, तो ये बात हम सिर्फ और सिर्फ पीरियड में करते हैं, है ना। तो इन सेम पीरियड सेम पीरियड की बात है। आपको पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पे इलेक्ट्रॉन कैसा फील करते हैं? स्टेबल फील करते हैं। तो हमें क्या देखना है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, वो चिड़चिड़ा हो रहा होगा। मतलब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद ही करोगे इसमें। पहला क्वेश्चन गुड्डू भैया स्वयं करने वाले हैं कि कौन ज्यादा बेसिक होगा, CH3- NH2- OH-, F-, और CH ट्रिपल बॉन्ड C-, CH2 डबल बॉन्ड CH-, और CH3 CH2-। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, और अगर स्टेबल होगा तो क्यों देगा? हमें तो अनस्टेबल चाहिए ना। आप इसका आंसर निकालिए, जब तक मैं यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख देता हूं। समय कम है, माल ज्यादा है गुड्डू भैया। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
आप पूरा पूरा उस क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए, बाकी ये मैं समझा दूंगा आपको फिर। एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस ओ एच माइनस एस एच माइनस। देखिए सर, आप लोगों ने कर लिया होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल है, हमें चाहिए अनस्टेबल। जो इलेक्ट्रॉन को रख के अनस्टेबल फील कर रहा होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और वो उतना तगड़ा बेस होगा। सी एच थ्री माइनस, फिर एन एच टू माइनस, फिर ओ एच माइनस, फिर एफ माइनस। ये कार्बन आपका sp है गुड्डू भैया, ये sp2 है गुड्डू भैया, और ये sp3 है। और आप जानते हो कि sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल फील करता है, हमें अनस्टेबल चाहिए। तो ये ऑर्डर निकल के आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कैसे सोचना है अपने को, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जब भी साइज की बात आएगी तो हम ग्रुप में बात करेंगे, ऊपर से नीचे जाते हुए बात करेंगे। आपको पता है एक छोटा सा फ्लोरीन है, एक बहुत बड़ा आयोडीन है। वही किचन और हॉल वाला कंसेप्ट है। आपके घर में 10 मेहमान आ गए, 10 मेहमान को आपने किचन में सुला दिया। आपके घर में फिर से 10 मेहमान आए और आपने एक बड़े से हॉल में सुलाया। कौन ज्यादा परेशान होंगे? जो किचन में 10 लोग हैं वो बोल रहे होंगे, आ गुड्डू भैया, हो गया है, टिकट करा दीजिए। जो आ रहा है पानी फेंक के मार रहा है, 4 बार कॉकरोच पेंटवा में घुस गया है। और हॉल वाले क्या बोल रहे होंगे, गुड्डू भैया, मजा आ रहा है, एसी चला दीजिए, आलू का पराठा बनवा दीजिए, अभी जाएंगे आराम से। तो कौन जल्दी जाना चाहता है? जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा। एक छोटे से फ्लोरीन में माइनस चार्ज कंजस्टेड पड़ा होगा, एक बड़े साइज के आयोडीन में माइनस चार्ज दूर दूर पड़ा होगा। ये डिस्पर्स है, यहाँ पर रिपल्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन्स में, यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा तो ये अनस्टेबल, अनस्टेबल तो जल्दी देगा। तो एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। अगले वाले का आंसर आप बताएंगे गुड्डू भैया? अगले वाले का आंसर आप बताएंगे? गुड्डू भैया, ओ एच माइनस एस एच माइनस, ओ एच माइनस ज्यादा बेसिक होगा, छोटी साइज का है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? जितना ज्यादा किसी स्पीशी पर नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी स्पीशी क्या बनना चाहती है? न्यूट्रल बनना चाहती है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, उतनी ज्यादा बेसिक होगी अपने चार्ज को हटाने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल गुड्डू भैया स्वयं करेंगे। N3 माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस और अमोनिया। पहला O माइनस टू, OH माइनस, वाटर। दूसरा, बताइए गुड्डू भैया, कोई भी स्पीशी क्या बनना चाहती है? न्यूट्रल बनना चाहती है। देखिए सर, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, यहां पर ये और ये। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये सब आपको पता है, ये सिर्फ अपन रिवीजन कर रहे हैं एक बार, ठीक है ना? याद दिला रहा हूं मैं आपको। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये था कि अगर आपके पास एक स्पीशी ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, और एक ऐसी है जिसमें डीलोकलाइज्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, तो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन दुखी रहेगा, डीलोकलाइज फेल पसर के रहेगा, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो लोकलाइज वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड में लोकलाइज्ड की ज्यादा होगी। ये वो सब तरीके हैं जिससे हमें क्वेश्चंस के अंदर सोचना है, ठीक है? नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, चुनिंदा क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा का पूरा याद आ जाएगा। बाकी चौड़ में मैंने आपको जीओसी के अंदर ये बता ही रखा है। आइए सर, क्वेश्चंस करते हैं। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है आपको।
पहला सवाल, गुड्डू भैया स्वयं करेंगे। हमेशा बेसिक साइट वो होगी जिसपे या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वहीं से तो इलेक्ट्रॉन दे पाओगे ना। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। ये ए, ये बी, ये सी। चालू हो जाइए गुड्डू भैया, करना आपको ही है। बेसिक स्ट्रेंथ में हमेशा सवाल लिमिटेड रहते हैं, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही रहते हैं जिसको वो बार बार पूछता रहता है। ये ए, बी, सी, डी। ये ए, ये बी। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। बताइए गुड्डू भैया, पहले शुरू के तीन करिए, पहले शुरू के तीन करिए, फिर बाकी के डिस्कस करेंगे। आइए सर, यहां देखिए सर, ये sp3 है, ये sp2 है, और ये आपका sp है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लोन पेयर स्टेबल फील करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है वो तो सब में NH2 ही है, लेकिन जो इसके पीछे लगा है, यहाँ पीछे जो भी ग्रुप लगा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। यहाँ जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई से, यहाँ पर भी माइनस आई से। ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ माइनस आई ज्यादा लगेगा इसकी तुलना में, और हमें इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, खींचने वाला नहीं चाहिए। तो सबसे ज्यादा ए बेसिक होगा, फिर बी, फिर आपका सी। यहां आप देखोगे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहीं पड़ा है, सालों साल यहीं पड़ा रहेगा। 50,000 साल बाद जब हमारा जन्म दोबारा होगा तो यहाँ पर हम इस लोन पेयर को देखेंगे तब भी वो यहीं रहेगा। तो ये कैसा है, लोकलाइज्ड। लोन पेयर सिग्मा पाई, ये कैसा है, डी लोकलाइज्ड है। लोन पेयर सिग्मा पाई, ये भी कैसा है, डी लोकलाइज्ड है। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ए हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर या ऑक्सीजन का लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल फील करता है, तो इसलिए ए के बाद बी, बी के बाद सी आ जाएगा। इन दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा है। 4, 5, 6, 7 करिए अब। कर लीजिए गुड्डू भैया। देखिए सर, यहां पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और sp3 है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, जब एक एटम पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं तो उसमें से पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर वहीं का वहीं पड़ा रहता है। मतलब लोन पेयर यहाँ लोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड होने की वजह से वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, ये कैसा है, डी लोकलाइज्ड है, sp2 है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन डी लोकलाइज्ड है, sp2 है और एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। थोड़ा और बड़ा फैक्टर है, अगर आपने इसके लोन पेयर को डोनेट कर दिया तो इसकी तौहीन हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, इसकी एरोमेटिसिटी इससे छिन जाएगी।
तो क्या ये देना चाहेगा? नहीं। सबसे जल्दी कौन देगा? डी वाला, क्योंकि लोकलाइज्ड है। पहले इन दोनों में कंपेयर करेंगे लोकलाइज्ड में, ये sp3 वाला है, ये sp2 वाला है, तो डी फिर सी, फिर ये दोनों ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े फैक्टर में इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में, तो फिर बी और फिर ए। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? यहां देखोगे तो इस CH3CH2 का प्लस आई लगेगा, यहां दो CH3CH2 हैं तो दो प्लस आई लगेंगे। समझ गए आप? यहां दो प्लस आई लग रहे हैं, दो इथाइल ग्रुप के प्लस आई, तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो लोग बढ़ा रहे हैं। यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, दोनों ही जगह पर डीलोकलाइज है, दोनों ही जगह रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन यहां पर ये जो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें ये CO वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां पर C डबल बॉन्ड C वाला खींच रहा है, मतलब ये भी -m लगा रहा है और ये भी -m लगा रहा है, लेकिन ये ज्यादा ताकत का -m होगा इसकी तुलना में, तो हमें तो खींचने वाला चाहिए ही नहीं था ना, तो बी ग्रेटर देन ए। अभी यहां पर इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले ये जज करना पड़ेगा कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कौन सी बेसिक साइट है। तो लोन पेयर सिग्मा पाई, ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, ये डीलोकलाइज्ड है। जब एक एटम पे लोन पेयर पाई बॉन्ड दोनों होता है तो पाई बॉन्ड विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, लोन पेयर वहीं का वहीं रहता है, ये वाला लोकलाइज्ड है, तो हमें कंपेयर इन दोनों लोन पेयर्स में करना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये यहां से रेजोनेंस कर रहा है, सिमिलरली ये भी यहां से रेजोनेंस कर रहा होगा, दोनों ही रेजोनेंस से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब ये भी +m लगा रहा है, ये भी +m लगा रहा है। जबकि यहां देखोगे तो ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो ये तो +m लगा रहा है, लेकिन CH3 जो है वो +I या +H लगा रहा है। यहां दो बड़े फैक्टर से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यहां एक फैक्टर छोटा हो गया, तो इसलिए यहां पर A ग्रेटर देन B होगा। इसको आप जानते हो, ये है ग्वानिडीन। ग्वानिडीन यहां लिखे हुए जितने भी बेस आपको दिख रहे हैं, इन सभी में सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये क्या है? एमिडीन। ग्वानिडीन के बाद एमिडीन बेसिक होता है। क्लियर है? चलें आगे। आइए सर कुछ और रिवाइज करते हैं। यहां NH2 ऑर्थोटोल्विडीन, ये क्या है? टोल्विडीन है ना, ऑर्थो वाला, और एक पैराटोल्विडीन। ये A, ये B, ये C, करना आपको ये है ना। इस क्वेश्चन में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है A, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है B। आपको A और B में इसी मॉलिक्यूल में कंपेयर करना है। करिए। अभी ये दो क्वेश्चन करते हैं, पूरी की पूरी चीजें रिवाइज होगी आपकी, है ना। हाँ जी सर। यहां देखिए, आपको याद है SIP लगता था, SIP, और SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डाउन होती थी। जबकि यहां पर देखोगे तो इस CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? +H इफेक्ट लगेगा जब ऑर्थोपेरा पे होता है, लेकिन यहां पर SIP लगेगा। इन दोनों में जब आप कंपेयर करते थे तो A वाला जीतता था, B वाला हारता था। अब ये तो नॉर्मल है, इसमें +H का फैक्टर और लग गया, तो फिर C, फिर A, फिर B। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C में, फिर A में, फिर B में। SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती थी। SIP जो है वो सिर्फ एनिलीन में ही देखने को मिलता था,
अभी यहाँ पर NMe2 है, मैंने आपको बताया थे कुछ स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, कुछ बल्की ग्रुप्स होते हैं। जब दो बल्की ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए, जैसे Br भी बल्की और NMe2 भी बल्की, तो ऐसे केस में SIP नहीं SIR लगता है। तो यहां क्या लगेगा, SIR, मतलब यहां पे रेजोनेंस रुकेगा। और अगर यहां रेजोनेंस रुकेगा, ये जो यहां से रेजोनेंस हो रहा था, ये रेजोनेंस अब होगा ही नहीं। अगर ये रेजोनेंस रुक गया तो ये आइटम कैसा हो गया, लोकलाइज्ड, जबकि यहां पर रेजोनेंस झमाझम चल रहा है, ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड। और लोकलाइज वर्सेस डीलोकलाइज में लोकलाइज जीतता है, तो ए गर्दन भी हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। फिर याद है मैंने आपको बताया था एलिफेटिक अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। दो फेजेस में हमें बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी होती है, एक गैसियस फेज और एक एक्वस फेज। गैसियस फेज में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन से ज्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री अमीन और फिर अमोनिया, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। यहां पर हमने कैसे जज किया, प्लस आई से जज किया है। यहां 3 प्लस आई, यहां 2 प्लस आई, यहां 1 प्लस आई, ठीक है। एक्वस फेज में थोड़ा सा लफड़ा है, उसमें दो ऑर्डर हमें ध्यान रखने होते हैं, याद करने होते हैं। जब आपका आर मिथाइल हो और जब आपका आर इथाइल हो। मिथाइल के केस में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। इथाइल के केस में 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। मिथाइल के केस में जो ऑर्डर आता है वो आता है 213, इथाइल के केस में जो ऑर्डर आता है वो 231। 213 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। याद कैसे रखोगे कि छोटा है तो छोटे के लिए छोटा नंबर, बड़ा है तो बड़े के लिए बड़ा नंबर। 213 231 एक्वस फेज में। इसके लिए एनसीईआरटी ने 3 पेज खराब कर रखे। जिन चीजों को उसे चौड़ में देना चाहिए वो चीजें उसने चौड़ में नहीं दी, और ये फालतू की चीज जो ध्यान रखने वाली है चौड़ में दे दी। अरे भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में इतना सा लिख रखा है, रेजोनेंस के बारे में इतना सा लिख रखा है, हद है यार, वहां दो ना छोड़। अब और निष्कर्ष क्या निकाला 3 पेज लिखने के बाद, उसने बोला कि यहां क्या फैक्टर लगते हैं, समटाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समटाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट, समटाइम्स सॉल्युबिलिटी। ये फैक्टर्स दिए हैं उसने इसको जज करने के लिए। अरे जब समटाइम्स ही बोलना था तो इतना क्यों लिखा भाई, ठीक है। ये आपका पूरा बेसिक स्ट्रेंथ रिवाइज हो गया। पहली केमिकल प्रॉपर्टी, चलिए सर दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स, जो रिएक्शन अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड नंबर की पढ़ी थी, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, बस उसी को अलग तरीके से बोलूंगा, है वो की वही रिएक्शन। देखना भी रिएक्शन क्या है सर, कि जब आपका 1 डिग्री अमीन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से एक H और यहां से एक X निकलता है, और यहां हमें प्राप्त होता है 2 डिग्री अमीन। जब आपका 2 डिग्री अमीन वापिस से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से एक H और यहां से एक X निकलता है, और हमें मिलता है 3 डिग्री अमीन। जब आपका 3 डिग्री अमीन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पीछे से अटैक होकर X निकलता है, और हमें मिलता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। इस तरह से ये है आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हम 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करा के 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन बना सकते हैं, तो ये अमीन की केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना। 2 डिग्री अमीन से 3 डिग्री अमीन बना सकते हैं, तो ये अमीन की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और 3 डिग्री अमीन से हम क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, तो ये अमीन की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई।
कहने का मतलब ये है कि कद्दू पे छुरा गिरे या छुरे पे कद्दू, कटना तो कद्दू ही है ना। तो जितने मोल्स आपने ले रखे होंगे अल्काइल हैलाइड के, उस हिसाब से क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर 1 डिग्री अमीन से 1 मोल से करा रहे हो तो 2 डिग्री पे, 2 से करा रहे हो 3 डिग्री पे, 3 से करा रहे हो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट से सॉल्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग खुद करेंगे स्वयं से। पहला एग्जाम्पल, CH3Cl, 1 मोल CH3Cl, 2 मोल CH3Cl एक्सिस में क्या बनेगा? CH3Cl, 1 मोल CH3Cl, 2 मोल CH3Cl, 2 मोल A बनेगा, और फिर उसके बाद EtCl, 1 मोल और B बनेगा। आप ही को करना है गुड्डू भैया, आप ही को करिए, ये सब पढ़ चुके हैं अपन पहले ही। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, तूने समझा नहीं, तूने जाना नहीं। देखिए सर, यहां से एक H, यहां से Cl, सबसे पहले बनेगा 2 डिग्री अमीन। अब 2 मोल दे रखे हैं तो 2H और 2Cl निकल के यहां से क्या बनेगा गुड्डू भैया? 3 डिग्री अमीन। और अगर एक्सेस में दे रखा है तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 मोल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 2 मोल इस्तेमाल किए, 2 मिथाइल तो लगी गए, अभी इसके पास एक लोन पेयर और है, तो ये क्या कर सकता है? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पॉजिटिव, 1 मिनट है ना, यहाँ पर थोड़ा सा, चलो ठीक है, ये बन गया क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। यहां पर एक H और एक Cl हटके क्या बनेगा? 2 डिग्री अमीन। 2 मोल हैं तो 2 हाइड्रोजन हटके 3 डिग्री अमीन। 2 मोल है तो यही 3 डिग्री अमीन बनेगा। अब इसके बाद इथाइल क्लोराइड पर अटैक कराओगे तो यहां से N, 2 मिथाइल पहले से थे, एक और क्या लग जाएगा? इथाइल लग जाएगा, और क्या बन जाएगा? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है? तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए कितने मोल अल्काइल हैलाइड की जरूरत है? जितने हाइड्रोजन और लोन पेयर हों उतने मोल। मतलब अपने को तो नाइट्रोजन पे देख लो कि कितने R पहले से लगे हुए हैं, जो बाकी के बचे हैं वो मोल आ जाएंगे ना। ये अपन पढ़ चुके थे, ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टी। अब तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी बेसिकली हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म है थोड़ी सी। असाइलेशन ऑफ अमीन्स, अमीन्स का असाइलेशन करना है। ये बिल्कुल जैसे अपन अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन करते थे ना, बिल्कुल वैसा है। जैसे अल्कोहल को एस्टर बनाते थे, कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते थे, एस्टर बन जाता था। वो अल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ, बिल्कुल वैसा का वैसा है। यहाँ रिएक्शन कैसी होगी देखना जरा। जैसे आपने अमीन ले रखा है और अमीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? आपको उसमें असाइलेशन कराना है। आपने ले लिया यहां पर RCO, OCO, R, H+, इस तरह से, ठीक है ना, और हीट। दूसरी रिएक्शन आप ये ले सकते हो कि आपने RNH2 ले रखा है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? RCOCl, पिरिडीन हीट के साथ। या आपने RNH2 ले रखा है और आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? PHCOCl के साथ, ठीक है। अब आप खुद देखना है, समझना है,
समझना, कुछ नहीं करने का। ये जो RnH2 है इसको ऐसे लिख सकता हूं RnH माइनस H प्लस, जैसे अल्कोहल को नहीं लिखते थे RO माइनस H प्लस, वैसे ही अमीन को लिख दिया साहब। अब यहां से देखोगे तो ये आपका डेल्टा प्लस, ये आपका डेल्टा माइनस, पक्की बात। ऐसे ही एस्टर बनाते थे अपन, ध्यान आ रहा है आपको, एस्टर भी तो ऐसे बनाते थे। यहां पर क्या करोगे RnH माइनस और यहां पर H प्लस, ऐसे तो करोगे। अब ये जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग गया RCO लग गया। क्या बना यहां से RnH, वो हाइड्रोजन हटके यहां पर क्या आ गया COR। साइड प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन हटके और यहां पर COR ग्रुप लगा है। ये COR ग्रुप क्या होता है असाइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं असाइल ग्रुप। ये होता है आपका असाइल ग्रुप, बात समझ गए आप। इसी तरह से आप यहां देखोगे तो ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, अगेन आप क्या करोगे वही, ये RnH माइनस यहां से लोगे ना और यहां पर क्या लगाओगे दूसरी जगह पर H प्लस। अगेन आप देखोगे तो यहां पे ये RnH, उस हाइड्रोजन की जगह पर क्या लग गया COR। जब हम अल्काइलेशन कर रहे थे तो उस हाइड्रोजन की जगह पर R लग रहा था, यहां हम असाइलेशन कर रहे हैं तो COR लग रहा है, समझिए आप। और लग कैसे रहा है, जैसे ग्रिग्नार्ड के R को कार्बन के डेल्टा प्लस पे जोड़ते हैं। अब जैसे लिविंग ग्रुप है ना, इस लिविंग ग्रुप को किसने रिप्लेस कर दिया RnH ने, इतना सा हुआ है। फिर यहां पर देखो ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, यहां पर आप क्या दोगे RnH माइनस, यहां H प्लस, यहां से क्या बन गया RnH COPH। अब ये जो COPH है ये असाइल ग्रुप नहीं है, ये है बेंजोइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं। इन दोनों रिएक्शन में तो क्या हुआ है असाइलेशन, और इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ है बेंजोइलेशन। हाइड्रोजन हटा के हमने बेंजोइल ग्रुप को जोड़ा है। ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है इसका नाम भी है, इसको बोलते हैं शॉर्टन बामन रिएक्शन। शॉर्टन बामन हमारी साइंटिस्ट कॉलोनी में रहते थे और मतलब छोटी हाइट के थे, ठीक है। तो ऐसे जाते रहते थे तो कोई भी मतलब उनको ऐसा बोलता था अरे छोड़ू छोड़ू, चिढ़ाते रहते थे, लेकिन फिर भी उनका मन बहुत साफ था, है ना। शॉर्टन बामन बेंजोइलेशन, सारी दुनिया का बोझ उठा रखा था उन्होंने अपने कंधों पे, सारा भार उठा रखा था, मन भारी करके चलते थे शॉर्टन भाई, लेकिन मन के साफ थे। जैसे आप RCOCl में ग्रिग्नार्ड का अटैक नहीं कराते थे क्या, RMGX का, R माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये इधर Cl बाहर, वही चीज यहाँ पर आपको RnH2 से करानी है। RnH2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ये इधर Cl बाहर, बस सेम ही चीज तो है। अब ये मैंने असाइल ग्रुप जोड़ा, अगर मैं RCOOCOR की जगह अगर मैं यहाँ CH3 लिख देता, यहाँ CH3 लिख देता तो यहाँ COCH3 आता, अगर मैं यहाँ CH3 लिख देता तो यहाँ CH3 आता। तो इस COCH3 दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब एसिड, एसिटिक एसिड, एसिड, तो ये क्या करा मैंने एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया, तो उसको बोल देंगे एसिटाइलेशन। बात समझ गए आप। नोट कर लीजिए। वो जो मैं आपको एसिटाइलेशन वाली बात बता रहा हूं बहुत काम की बात है, दिखाता हूं कैसे। जब आप है ना अल्कोहल पे या अमीन पर एसिटाइलेशन करते हो, बोले तो यहां पर आपको क्या लेने का है CH3 CO OCO CH3 H प्लस हीट, इसी को AC2O भी बोलते हैं ना, इसी को ऐसे ना बोल के AC2O H प्लस हीट भी लिख सकता हूं। ये जो ग्रुप है ना इसको AC बोलते हैं, AC एसिटाइल ग्रुप है ना।
यहां पर भी वही वाली बात है। तो सिचुएशन क्या बनती है वो समझना आप है, गहराई ये बातों में। तो यहां पर आप जानते हो कि ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है ना। तो यहां से H की जगह पर क्या आ जाएगा, COCH3, और यहां पर H की जगह पर क्या आ जाएगा, COCH3। यही तो होगा। जब आप एसिटाइलेशन कर रहे हो, मैं आपको बोलूं कि प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट माइनस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट, उसमें क्या फर्क आया है। प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट माइनस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट, क्या फर्क आया भाई। इसमें आरओ और आरओ तो सेम ही था, आरओ से आरओ तो कट हो गया, बस लफड़ा जो है वो COCH3 और H का है। सिमिलरली RNH से RNH तो कैंसिल हो गया, लफड़ा COCH3 और H का है, ठीक है ना। यही तो डिफरेंस आया है टोटल। तो यहां प्रोडक्ट में क्या जुड़ा है, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में क्या था, 1 H। तो टोटल मिला के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस आया वो C2H2O का आया है। जब एक OH या एक NH2 था, तो एक OH पर एक बार एसिटाइलेशन या एक NH2 पर एक बार एसिटाइलेशन करने पर इतने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस आता है। अब अगर मैं इसका वेट निकाल लूं तो 12 दूनी 24, 2 26, 26 और 16, 26 और 36, 6 42, 42 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आता है जब एक OH या एक NH2 का हम एसिटाइलेशन करते हैं। क्यों बता रहे हो सर ये आप, हम इस रिएक्शन के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने OH या कितने NH2 ग्रुप हैं। पता है कैसे, नंबर ऑफ OH और नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट माइनस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 42। जब आप ये करोगे ना, 42 से डिवाइड करोगे, अगर यहां पर इन दोनों का डिफरेंस करके 42 आएगा n टाइम्स, तो यहां से वो जो n निकलेगा वो ये निकलेगा कि कितने OH या कितने NH2 ग्रुप है एसिटाइलेशन करने पे। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियरिटी आएगी ना, जीवन में एक ही चीज से क्लियरिटी आ सकती है, वो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, और ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अपन फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अपन डी ग्लूकोज ही ले लेते हैं, यहां पर CHO, H, OH, OH, H, H, OH, H, OH और CH2OH। जब हम इसका एसिटाइलेशन करेंगे तो X मोल लगेंगे एसिटाइलेशन करने में। क्या तो प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है आपको। आप है ना इस OCOCH3 मतलब COCH3 को ऐसे भी लिख सकते हो, ROAC, COCH3 को AC भी लिख सकते हो, है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटाइलेशन कितने मतलब होंगे, है ना, वो बताना है। देखिए सर, यहां जहां जहां OH है, आपने उन OH की जगह पर OAC कर दिया होगा। जितने OH हैं उतनी बार एसिटाइलेशन किया तो उतने मोल AC2O यूज होंगे। कितने हैं, 5 हैं साहब, 5। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपने इसको पूरा का पूरा ऐसे कॉपी यहां से किया होगा और इस तरह से पैसे कर दिया होगा।
यहां पर एसी, यहां पर एसी, यहां पर एसी, यहां पर एसी, और यहां पर भी एसी। समझ रहे हो आप? यही तो फर्क आएगा, एच की जगह पे एसी। जितने एसिटाइल ग्रुप लगे हैं उतने मोल एसिटाइलेशन के यूज होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक ए है, उसका एसिटाइलेशन किया भर भर के, तो बी बना। ए का मॉलिक्यूलर वेट है एम ए, बी का मॉलिक्यूलर वेट है एम ए प्लस 210। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कितने होंगे ए के अंदर, और एक्स की वैल्यू क्या होगी। करिए। देखिए सर, यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं ना, तो मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इफ आई वांट टू फाइंड, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट बोले तो एम ए प्लस 210 माइनस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट एम ए डिवाइड बाय 42, क्योंकि एसिडाइलेशन करने पर इतना डिफरेंस आता है। तो ये कितना आ गया, 210 डिवाइड बाय 42, एम ए से एम ए कट हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा। तो यानी कि इस ए के अंदर 5 NH2 है, और यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो भी कितनी आ रही है, 5, क्योंकि 5 बार एसिटाइलेशन करने का मतलब 5 मोल एसिटाइलेशन यूज होंगे। क्लियर है? ये था आपका एसिटाइलेशन या असाइलेशन ऑफ अमीन। नेक्स्ट, अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अमीन्स के लिए टेस्ट है, ठीक है ना। तो पहला बेसिक स्टर, अल्काइलेशन, असाइलेशन। चौथी कार्बाइल अमीन टेस्ट, इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये 1 डिग्री अमीन ही दे पाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता। तो अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आप उस पर कार्बाइल अमीन टेस्ट करा रहे हो, तो एटलीस्ट उसमें से 1 डिग्री अमीन तो पता चल जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री बाद में पता कर लेंगे। तो दिस टेस्ट टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री अमीन फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री 3 डिग्री से डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट है। रिएक्शन क्या होगी गुड्डू भैया, वो देखिए आप। ये आपका अमीन है 1 डिग्री अमीन, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, CHCl3 KOH या NaOH, मतलब OH माइनस हीट के साथ। यहां से आपको क्या मिलेगा, नाक बंद कर लो, बदबू आ गई। यहां से आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड, ये आपका क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया गुड्डू भैया। और इस आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल होती है, बदबूदार स्मेल, भयंकर बदबू आ रही है, भयंकर। बाकी जो साइड प्रोडक्ट है उसमें 3 मोल KCl मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, और वो शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो मैकेनिज्म से ही निकल के आएगी। पहले एक बार मैकेनिज्म समझिए। क्यों समझना है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ 1 डिग्री क्यों दे रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं दे रहा। 1 डिग्री के पास ये जो 2 कीमती हाइड्रोजन है ना, उसकी वजह से ये 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता। तो पहले उसको जाने तो सही अपन कि कहानी चल क्या रही है, ठीक है। आइए सर, लेट्स सी द मैकेनिज्म। सबसे पहले तो पूरी दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में रीमाटिमन में भी इस्तेमाल किया था दुल्हन बनाने के लिए। तो यहां से ये क्लोरोफॉर्म, और आपको इसकी रिएक्शन किससे करानी है, OH माइनस से। OH माइनस यहां पर क्या करेगा, वो इस H प्लस को लेगा, क्या बन जाएगा, CCl3 माइनस।
क्या होके, एसिड बेस होके। उसके बाद यहां से माइनस धक्का देगा Cl बाहर हीट की वजह से, ठीक है ना। जो स्पीसी बनेगी वो ऐसी बनेगी जिसमें एक डब्बा खाली एक डब्बा भरा। डब्बा खाली कौन सा होगा, ये जो क्लोरीन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यही दुल्हन है। आपको पता है ये जो दूल्हा है ना, याद है आपको, भरा बैठा होता है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। ये तुरंत अटैक मार देगा जैसे ही उसको दुल्हन दिखेगी। यहां से इसने किया अटैक। अटैक करने के बाद सिचुएशन क्या बनी, ऐसी RNH, यहां से Cl, यहां माइनस यहां पॉजिटिव। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये न्यूट्रल टाइप का था। इलेक्ट्रॉन लेने वाला पे माइनस, इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस। चार्ज सब पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर भी चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर भी चार्ज आएगा। अब इसके बाद माहौल तो कैसा है, बेसिक है ना। अब आपको पता चलेगा कि क्यों 1 डिग्री अमीन दे रहा है। पहला OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को निकालेगा। यहां जो पीछे स्पीसी बनी है वो इस तरह से बनी है, RNH, यहां Cl, यहां Cl, यहां माइनस। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहां पे पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां से एक Cl बाहर, एक Cl यहां से बाहर हुआ था, एक यहां से हो गया। ये जो Cl माइनस निकले हैं वो K प्लस के साथ KCl बनाते जा रहे हैं, दूसरा KCl बन चुका है। अभी सिचुएशन क्या बनी गुड्डू भैया, सिचुएशन ऐसी बनी कि RN, यहां पर H, डबल बॉन्ड, यहां पर Cl, यहां पर माइनस, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड तो यहां पर प्लस, और यहां से एक Cl माइनस बाहर निकला है। अगेन आपके पास माहौल कैसा, बेसिक। अगले OH माइनस का काम देखिए, अगले OH माइनस का काम है ये H निकालना। वापिस से क्या कर रहा है, एसिड बेस, एसिड बेस कर रहा है। तो यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा, RN, डबल बॉन्ड C माइनस Cl। और उसके बाद फाइनली नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां से Cl माइनस बाहर, क्या बन जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहां प्लस यहां माइनस, बन गया आपका आइसोसाइनेट। ठीक है। अगर ये दो हाइड्रोजन नहीं होते तो आइसोसाइनेट तक हम पहुंच ही नहीं पाते। पहला हाइड्रोजन निकला तो पहला पाई बॉन्ड बना, दूसरा हाइड्रोजन निकला दूसरा पाई बॉन्ड बना। बात समझिए आप, निकला क्या है, ClCl निकला है। तो शॉर्ट ट्रिक यहां से कैसी हो गई, यहां से HCl, यहां से HCl, HCl निकलेगा एक पाई बॉन्ड, एक HCl निकलेगा दूसरा पाई बॉन्ड। हालांकि HCl नहीं KCl निकलता, लेकिन समझने के लिए आइसोसाइनेट। इसलिए ये 1 डिग्री अमीन देगा, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर 2 डिग्री होता तो यहां R होता, निकालता किसको, यही रिएक्शन रुक जाती। नोट कर लीजिए, आइसोसाइनाइट का फाउल स्मेल होता है। फाउल स्मेल आते अपने को ये पता चल जाता है कि जैसे ही अपन ने अमीन में क्लोरोफॉर्म सुखाया, अमीन हो गया बेहोश, बदबूदार। समझ रहे हो। क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कार्बाइल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइट टेस्ट। कौन कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइट टेस्ट देगा। जैसे आपको राइट और रॉन्ग लगाना है बेसिकली।
करिए। देखिए सर, जहां जहां पर भी 1 डिग्री अमीन है, सर 1 डिग्री अमीन कैसे देखते थे? नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच हो, नाइट्रोजन से एक कार्बन 1 डिग्री, 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 नाइट्रोजन से एक कार्बन 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन से लगातार 2 कार्बन मतलब अटैच हो, जैसे नाइट्रोजन से इधर भी, तो 2 डिग्री नहीं देगा, 3 डिग्री नहीं देगा, इधर भी कार्बन नहीं देगा, इधर भी नहीं देगा। फिर यहाँ पर ये 2 डिग्री है लेकिन ये 1 डिग्री है, दे देगा, ये 1 डिग्री है, दे देगा, और यहाँ पर बात करूँ ये भी नहीं देगा। सिंपल है, जहां 1 डिग्री अमीन दिखे वो दे देगा, जहां NH2 दिखे वो दे देगा। ये था आपका कार्बाइल अमीन टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नाइट्रस एसिड में कैसे ऑब्जर्वेशन आती है। जब हम नाइट्रस एसिड टेस्ट कराते हैं, ये टेस्ट किसके लिए है पहले तो ये बताता हूं, टेस्ट टू डिफरेंशिएट, टेस्ट टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। इससे हम तीनों को सेपरेट कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों को। बहुत बढ़िया टेस्ट है ना। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 से कराते हैं, या 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, या 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, 2 डिग्री की या 3 डिग्री की। तो यहां से नाइट्रोजन गैस निकलती है, यहां से येलो ऑयली लिक्विड बनता है, और यहां से नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। और इसको आप याद कैसे रखोगे, उसके लिए एक टिरिक टिरिक है, वो है नागिन। Na का मतलब क्या है, नाइट्रस एसिड। G का मतलब गैस, कौन सी, नाइट्रोजन वाली। Y का मतलब येलो ऑयली लिक्विड, और N का मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री अमीन। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है वो भी देख लीजिए ना, कि 1 डिग्री अमीन में क्या होता है, 2 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में क्या होता है। अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूं, तो आपके पास 1 डिग्री अमीन है, लेट अस सपोज। अब ये जो HNO2 होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो HNO2 होता है या NaNO2HCl होता है, वो याद है बेंजीन डाइजोनियम बनाता था। पूरा मैकेनिज्म मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद जब डाइजोनियम बताऊंगा ना उसमें बता दूंगा, वहां याद दिला दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया था कि एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम बनता था, वैसे इस अमीन से डाइजोनियम बनेगा, और वो कैसा बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N+। मैंने आपको ये भी बताया था कि बेंजीन डाइजोनियम जो है वो स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पर पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस होता है, जिससे यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए वो 0 से 5 डिग्री तक फिर भी टिक जाता है। वरना ये N2 गैस दुनिया की सबसे तगड़ी लिविंग ग्रुप है, ये तो तुरंत निकलना चाहती है, तो यहां तो वो सपोर्ट ही नहीं है। तो जैसे ही N2+ बनेगा यहां से ये निकलेगी, निकलते ही यहां क्या बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन। और अगर आपका कार्बोकेटायन बना है
तो वो रीअरेंज भी होगा, रीअरेंज इफ पॉसिबल। फाइनली वो रीअरेंज करके जहां भी पहुंचेगा, जहां भी वो फाइनली रीअरेंज करके पहुंचेगा, आपको वहां पर पानी का अटैक करा देना है। पानी के छींटे डालोगे तो वहां से आपको दारू मिल जाएगी, अल्कोहल। बात समझिए आप। तो बेसिकली इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो आप, RnH2 लिखा हुआ है। आपका जो HNO2 होता है वो ऐसा होता है, OHN डबल बॉन्ड O, ये HNO2 है। यहां से क्या निकल रही है? दारू, नाइट्रोजन गैस, पानी। ठीक है, ROH N2 गैस H2O। मतलब अगर 1 डिग्री अमीन है उसमें आप HNO2 डाल रहे हो तो बुड़ 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 बुलबुले आने लग जाएंगे, वो नाइट्रोजन गैस के होंगे। यही काम अगर आप 2 डिग्री अमीन के साथ कराते हो, ये आपका 2 डिग्री अमीन है, इसकी रिएक्शन जब आप HNO2 से कराते हो तो यहां जब आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो यहां ये H, यहां R, यहां OHN डबल बॉन्ड O। अपने को क्या है गुड्डू भैया? अपने को पानी निकालना है। यहां से पानी निकाल के क्या बनेगा? RnR N डबल बॉन्ड O। ये जो बन रहा है ये क्या है? येलो ऑयली लिक्विड। ठीक है, यही काम अगर आप 3 डिग्री के साथ करोगे तो उसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, पानी वगैरह निकल ही नहीं सकता HNO2 के साथ। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बात समझिए आप, वहां कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो 1 डिग्री अमीन के साथ अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री के साथ येलो ऑयली लिक्विड बनता है, और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। मतलब आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन है, आपको नहीं पता किसमें क्या है। आपने तीनों में HNO2 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 डाला, एक में से बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुलबुले निकलेंगे नाइट्रोजन गैस के, वो क्या है? 1 डिग्री अमीन। एक में सरसों के तेल के जैसा येलो येलो सा ऊपर सा लिक्विड सा बन जाएगा, वो 2 डिग्री अमीन है। और एक में कुछ नहीं होगा, वो 3 डिग्री अमीन है। ये नाइट्रस एसिड टेस्ट है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं 1 डिग्री वाले पे, रीअरेंजमेंट की फीलिंग आपको दिलानी पड़ेगी, उसके बाद फिर एक और टेस्ट देखते हैं। फिर अपन एरोमेटिक अमीन बोले तो एनिलीन की बात करेंगे, फिर बेंजीन डाइजोनियम, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर पीवाईक्यू। करना तो आज ही है पूरा। चलिए सर। और करोगे आप ही इसकी रिएक्शन जब आप HNO2 से कराओगे तो जहां NH2 है वहां डाइजोनियम बनेगा, वहां केटायन बनेगा, रीअरेंज होगा, फाइनली जो बनेगा वो अल्कोहल बनाएगा। करो 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 करो, शाबाश, कर लीजिए गुड्डू भैया। देखिए सर, पहली बात तो जहां NH2 है वहां आपका बनेगा डाईएजोनियम, और डाईएजोनियम जो है हाईली अनस्टेबल स्पीशी है, और इसलिए यहां से तुरंत N2 गैस निकल जाती है और इस जगह पर आपका कार्बोकेटायन बन जाता है। ये जो कार्बोकेटायन बना है ये आपका 1, ये आपका 2, यहाँ से आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। 1 का माल 2 को, 2 का माल 1 को, तो 1 का कैटायन 2 पे पहुंच जाएगा, 2 से हाइड्रोजन 1 पे। और फाइनली ये जो स्टेबल कैटायन बना है इस पे पानी का अटैक हो जाएगा। पानी यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये अल्कोहल बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है? ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जो क्वेश्चंस मैंने अल्काइल हैलाइड में SN1 वाली रिएक्शंस में कराए थे, आप Cl हटा के वहाँ NH2 लगा के क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन बनाना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ।
5वां था ना ये। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, अगेन ये जो टेस्ट है ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। टेस्ट टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर एक हिंसबर्ग रिएजेंट होता है गुड्डू भैया, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट आपका क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। यहां जो ऑब्जर्वेशन आती है, जब आप 1 डिग्री अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हो HR, HR का मतलब यहां हिमेश रेशमिया, ऋतिक रोशन, ह्यूमन रिसोर्सेस, हिंसबर्ग रिएजेंट। 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हो तो यहां पर ये जो बनता है वो अल्कली में सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन अल्कली। 2 डिग्री अमीन में इनसॉल्यूबल इन अल्कली, अल्कली मतलब NaOH के अंदर। और 3 डिग्री वाले में कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। इसके लिए भी आपको एक जबरदस्त ट्रिक दे देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। हसीन, व्हाट इज हसीन? हसीन में H का मतलब है हिंसबर्ग रिएजेंट, इस S का मतलब क्या है? सॉल्यूबल इन अल्कली। इस I का मतलब क्या है? इनसॉल्यूबल इन अल्कली। और इस N का मतलब क्या है? नो रिएक्शन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, नागिन हसीन है, समझ गए आप? ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। जैसे ये आपका 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोले तो हिंसबर्ग रिएजेंट से कराओगे। याद है आपको, जब आप RNH2 की रिएक्शन RX से कराते थे तो इसका H इसका X जाता था, वैसे ही इसका H इसका Cl जाएगा। तो यहां से H और यहां से Cl, यहां बनेगा RNH, डबल बॉन्डो PH। फिर जब आप इसमें NaOH डालोगे, ठीक है, तो यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? सॉल्यूबल, एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से NaOH में ये सॉल्यूबल हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन करके। यही चीज आप 2 डिग्री अमीन के लिए करते हो। तो 2 डिग्री अमीन में यहां क्या होगा? ये 2 डिग्री अमीन होगा, यहां से आपका ये H जाएगा और यहां से Cl जाएगा। यहां पर आपका क्या बनेगा? RNR। अब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? NaOH के अंदर इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन अल्कली। और यही चीज अगर आप 3 डिग्री अमीन के लिए करते हो, RNR, पहली बात तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी बात, ये एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है, जहां अटैक करना है वो साइड भी बल्की है, तो अटैक ही नहीं हो पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन। समझिए ना, ये मोटा है ना, मोटा न्यूक्लियोफाइल है, जहां अटैक करना है वहां घुसना भी तो पड़ेगा ना, वहां घुस ही नहीं पाएगा तो कैसे अटैक हो पाएगा?
तो 1 डिग्री अमीन सॉल्यूबल इन अल्कली, 2 डिग्री अमीन इनसॉल्यूबल इन अल्कली, 3 डिग्री अमीन नो रिएक्शन, 1 डिग्री अमीन इसलिए सॉल्यूबल है क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। तो नागिन हसीन है गुड्डू भैया। और हिंसबर्ग रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए आप। ऐसे डी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है दूल्हा दुल्हन रिएक्शन, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। किस पे करेंगे? एनिलीन पे। इलेक्ट्रोफिलिक तो एरोमेटिक पे होती है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यह आपका एनिलीन है। ये पाई, ये पाई, ये पाई, यहां पर NH2 मेरे भाई। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। इसका भयंकर प्लस एम है, खतरनाक दूल्हा है, भयंकर प्लस एम। मतलब ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खतरनाक लेवल पे बढ़ा रहा है। कैसा है ये? एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है बेंजीन रिंग में। ये इतना खतरनाक है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको अपनी सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ऑक्यूपाई करा देता है। ठीक है ना। यहां से आपको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन occupied by electrophile, either polar protic, पोलर अप्रोटिक या नॉन पोलर, कोई सा भी सॉल्वेंट हो, सभी में यहां पे सारी की सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। अब हमारी इच्छा है कि नहीं, हमें तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। इफ वी वांट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, देन फर्स्ट डू एसिटाइलेशन। तो पहले आपको एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। समझ गए आप? देखिए तो सही, यहां पर आपने एनिलीन ले रखा है, इसका भयंकर प्लस एम है, भयंकर। इसका प्लस एम कैसा है? खतरनाक। अब इस पे आप जैसे ही एसिटाइलेशन कराओगे, एसिटाइलेशन कैसे कराते थे? Ac2OH+, वही 42 वाला जो डिफरेंस होता था ना, वही चीज है। तो यहां से एक H हटके COCH3 लग जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, पहले यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर पूरी तरह से एक डेडिकेटेड मोहब्बत कर रहा था इस बेंजीन के साथ। अभी भी नाइट्रोजन का लोन पेयर मोहब्बत तो कर रहा है, लेकिन उसकी मोहब्बत बटी हुई है, दोनों तरफ है। यानी कि पहले से जो प्लस एम है वो कम हो गया है। अब पहले से प्लस एम कम हो गया है, तो जब आप इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो प्लस एम है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये तो कंफर्म है। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, पाई पाई, यहां पर NHCOCH3। एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला, क्योंकि अब प्लस एम कम है तो सारी जगह तो जुड़ नहीं सकता। और एक प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा पैरा वाला। लेकिन सर हमें ये तो चाहिए नहीं था ना, हमें तो एनिलीन पे मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे अपन, इसमें पानी डाल देंगे। जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे ना गुड्डू भैया, तो यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ऑर्थो और पैरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे। हालांकि पैरा वाला प्रोडक्ट जो है इसमें मेजर बनेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ रिपल्शन कम है। तो अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना चाहते हो तो आपको NH2 के प्लस एम की ताकत को कम करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, एसिटाइलेशन करा दो, तो फिर आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे।
अब इस पे वही सारी रिएक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन सब पढ़नी है अपने को, नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग हेलोजिनेशन वाली बात देखते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का ब्रोमिनेशन। ये आपके पास एनिलीन है, इस पे जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे, चाहे आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, चाहे आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, चाहे आप Br2 इन वाटर ले लो, दोनों ही केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें इस NH2 के रेस्पेक्ट में हर ऑर्थो पैरा ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूटेड मिलेगी। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, सॉरी एनिलीन, आई एम सॉरी, एनिलीन। और इसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, सफेद कलर की गंदगी, ठीक है। सेम प्रोडक्ट आपको यहां से भी मिलेगा। जब नॉन पोलर ने ये काम कर दिया तो पोलर प्रोटिक तो बना ही इसके लिए ना, दुल्हन आपको पता है दोनों ही केस में Br+ होगी। लेकिन सर हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए। ध्यान रखिए ये एक टेस्ट भी है एनिलीन का, जब आप एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालते हो तो ब्राउन कलर जो है ब्रोमीन वाटर का वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट में नीचे सफेद कलर की गंदगी जमा हो जाती है ना। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए। इफ वी वांट मोनो सब्स्टिट्यूटेड देन डू एसिटाइलेशन। पहले आपको एसिटाइलेशन करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। तो कहानी वही है कि आप एनिलीन लोगे, एनिलीन पर आप एसिटाइलेशन करोगे, Ac2O H+ हीट करके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक H हटके और उसकी जगह पर ये एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। अब आप जब इसमें ब्रोमीन डालोगे इथेनोइक एसिड में, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, रीजन मैं आपको बता चुका हूं, +m कम हो चुका है इसलिए। लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें तो ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए था। कुछ नहीं है गुड्डू भैया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए ना। इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। इसमें आप पानी डाल दीजिए, जैसे ही आप पानी डालोगे यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थो वाला और पैरा वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया। सेकंड है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमिनेशन भी और नाइट्रेशन भी। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का नाइट्रेशन। ये आपकी एनिलीन है, इस पे आप क्या करोगे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहां से एक तो ऑर्थो बनता है, दिमाग खराब करने वाली सिचुएशन ये है कि यहां से मेटा भी बनता है और यहां से पैरा भी बनता है। और उससे भी खतरनाक दिमाग खराब करने वाली बात यह है कि ये मात्र 2% बनता है
ये 47% बनता है और ये 51% बनता है, और ये परसेंटेज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में भी गिवन है। चलो ये बात तो समझ में आती है, ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा, ये मेटा क्यों बना, और बना तो इतना क्यों बना, बात समझ रहे हो? चलो बना तो बना, लेकिन इतना क्यों बना, उसका रीजन बताता हूं। भाई ये जो कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 है, दो अलग अलग एसिड को मिक्स किया है, इसको क्या बोलोगे, मिक्स्ड एसिड। ये जो मिक्स्ड एसिड अपन ले रहे हैं, एसिड का क्या काम होता है, H+ देना, और ये बेस है, यहां से ये क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है और इस एनिलीन को एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एनिलीनियम आयन है, ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। और ये रिएक्शन अच्छी खासी चल रही होगी, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन भी पैरेलली, भाई ये बेस है, ये एसिड, एसिड बेस रिएक्शन भी पैरेलली अच्छी खासी चल रही होगी, अच्छा खासा एनिलीन एनिलीनियम आयन में बदल रहा होगा। और जो एनिलीनियम आयन बनता जा रहा है, उस पे जो दुल्हन है NO2+, वो कहाँ जुड़ेगी, मेटा पोजीशन पे, इसलिए वो 47% बन रहा है। रीजन ये है, ये आपसे असर्शन रीजन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वाई मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म बिकॉज एनिलीनियम आयन इज फॉर्म। ठीक है, इस तरह से 3 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ऑर्थो पैरा बने, मेटा ना बने, वो भी अपन कर सकते हैं। आप चाहते हो कि सिर्फ ऑर्थो ही मेजर बने, वो भी अपन कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, अरे माहौल है गुड्डू भैया, ऐसा थोड़ी ना है, माहौल है। इसको नोट करो, फिर बताता हूँ। आइए सर, इफ वी वांट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ओनली, तो वो कैसे हो सकता है। आपको सबसे पहले एनिलीन लेनी है, उसका एसिटाइलेशन कर देना है। क्या करोगे, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करने के लिए आप क्या डालोगे, Ac2OH+ हीट। जैसे ही आप एसिटाइलेशन करोगे, यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा NHCOCH3। अब इसकी रिएक्शन आप नाइट्रेशन वाली कराओ, वही कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट लेंगे। यहां से जो NO2+ आएगा, वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे। उसका रीजन भी सुन लो, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, दोनों बेस है। यहां अगर इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोलूं, तो यहां पर इस CO का -M लग रहा है, तो इस आइटम की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई। और अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो वो एनिलीनियम आयन बनने वाली बात थी, वो खत्म हो गई। तो वो खत्म हो गई, तो मेटा वाला प्रोडक्ट खत्म हो गया। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेंगे, वो क्या बनेंगे, या तो इस NHCOCH3 के रेस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पे लगेगा, या फिर इसके रेस्पेक्ट में वो कहां लगेगा, पैरा पोजीशन पे लगेगा। उसके बाद आपको चाहिए तो एनिलीन के रेस्पेक्ट में था, आप इसमें जल अर्पण कर देंगे। जैसे ही आप जल अर्पण करेंगे, तो यहां से आपको ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा। इसमें पैरा वाला मेजर होगा, क्योंकि यहां रिपल्शन है, यहां नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको ऑर्थो एज ए मेजर प्रोडक्ट मिले, इफ वी वांट ऑर्थो एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो वो भी हम कर सकते हैं गुड्डू भैया। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ आप तो देखते चलो ना, यही तो खूबसूरती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इतना पोर्शन कॉपी पेस्ट, पहले आपको एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप इसमें करोगे सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करोगे। अब जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करोगे, तो जो
यहां से दुल्हन होती है वो SO3 होती है, वो खुद बल्कि होती है, तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाना वो पसंद नहीं करेगी, वो सीधे कहां जाके जुड़ेगी, पैरा पोजीशन पे। अब पैरा पोजीशन हो गई ब्लॉक। अब जब इस पे आप नाइट्रेशन कराओगे, ये पूरा का पूरा, तो इसके रेस्पेक्ट में जो NO2 के लिए जगह खाली है, वो जगह एक ही खाली है। कौन सी वाली जगह खाली है? ऑर्थो वाली जगह खाली है बस। तो यहां NO2 लग जाएगा। अब इसमें आप गरम गरम पानी डाल दीजिए। गरम गरम पानी डालते ही इसका हाइड्रोलिसिस होगा और डीसल्फोनेशन भी होगा। मुबारक हो, वो बन गया है जो आपको चाहिए था। एक तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा और यहां से ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। समझ गए आप? तो हमें एसिटाइलेशन, देखो एसिटाइलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलेशन कराने से अपन इस तरह से ऑर्थोपेरा या सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जो सल्फोनेशन वाली रिएक्शन होती थी ना, प्रोटेक्टिंग की तरह काम करती है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, गुड्डू भैया, एनिलीन का सल्फोनेशन। रिएक्शन क्या है? ये आपके पास एनिलीन है और इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट से। ये बेस, ये एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होगी। पहले तो दिमाग लगाओ ना, सोचो ना कि एसिड बेस भी तो हो सकती है। तो यहां से एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये बनेगा NH3 प्लस HSO4 माइनस, एसिड बेस रिएक्शन करके। उसके बाद जब आप इसको हीट करते हो 453 से 473 केल्विन पर, तो यहां से मॉलिक्यूलर लेवल पे रीअरेंजमेंट होता है। यहां NH2 और यहां पर SO3H आ जाता है इस तरह से। अब एक ही मॉलिक्यूल पे अगर बेसिक और एसिडिक दोनों साइड हो तो ये अंदरूनी रूप से एसिड बेस कर लेंगे, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं। जब ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो यहां पर NH3 प्लस और यहां पर ये SO3 माइनस। और एक ही मॉलिक्यूल में अगर प्लस और माइनस दोनों हो तो उस तरह के आइटम को बोलते हैं ज्विटर आयन, या इसी को बोलते हैं अंदरूनी रूप से सॉल्ट बनना, इनर सॉल्ट। या ये क्या बना है? डाईपोलर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन, इनर सॉल्ट या डाईपोलर आयन। समझिए आप? तो सल्फोनेशन करते हो तो पैरा पोजीशन पे लगता है और ज्विटर आयन बनता है। अगली रिएक्शन तो आप खुद ही बता दोगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एनिलीन है। जब हम इसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन कराते हैं, क्या लेते हैं? RX प्लस एनहाइड्रस AlX3 हीट, या RCOX प्लस एनहाइड्रस AlX3 हीट। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो R प्लस, यहां से जो बनता है वो RCO प्लस। ये बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये इतना भरा बैठा है कि जहां दुल्हन तैयार होने जाती है वहीं पे अटैक कर देता है। वहीं पे अटैक कर देता है तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। NH2 प्लस AlX3 माइनस,
जिस कारण से ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है और इस न्यूक्लियोफाइल को खराब कर देता है। बेकार हो गया दूल्हा, दूल्हा बेकार, दुल्हन वैसे ही बेकार थी। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडल क्राफ्ट असाइलेशन हो ही नहीं पाएगी यहां से भी और यहां से भी, ये आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, नोट कीजिए। क्लियर है? आइए एक पेज पे पूरा रिवाइज कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स को। ये आपका एनिलीन है। इस पे अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन देखी? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस पे अपन ने किया Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड, Br2 इन वाटर, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट और RX प्लस एनहाइड्रस ALX3 हीट, RCOX प्लस एनहाइड्रस ALX3 हीट, AC2OH प्लस हीट। जब आप यहां से ब्रोमिनेशन कराते हो तो इस NH2 के रेस्पेक्ट में सारी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे Br लग जाता है और उसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है यहां से भी और यहां से भी। जब आप नाइट्रेशन कराते हो तो यहां से आपको ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। इसमें ये जो बनता है वो 2%, ये 47 और ये 51%, ये आपको ध्यान रखना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के रेस्पेक्ट में आपको ज्वीटर आयन मिलेगा, यहाँ पर NH3 प्लस और SO3 माइनस, ये ज्वीटर आयन प्राप्त होता है आपको। कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ से क्या बनेगा? NHCOCH3 और इसके बाद जो भी रिएक्शंस कराओगे उसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। एक पेज पे पूरा आ गया। ठीक है सर, इसका क्या आता है? वाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो डाइएजोनियम सॉल्ट, जो हम ऑलरेडी हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस में पहले निपटा चुके हैं अच्छे से चौड़ में। बस रिवीजन करना है एक बार डाइएजोनियम सॉल्ट का। ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट का रिवीजन। सबसे पहले तो मैंने आपको प्रिपरेशन बताया था कि कैसे डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट।
बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन। यहां पर आपको एनिलीन लेना पड़ता है और उस एनिलीन की रिएक्शन आप किससे कराते हो गुड्डू भैया? HNO2 से या NaNO2HCl से। यहां आप लेते हो NaNO2 प्लस हकल, या फिर आप HNO2 भी ले सकते हो, लेकिन ये इन सीटू होना चाहिए, हाथों हाथ प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और ये कार्यक्रम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कराना है। तो यहां से जो बनता है वो बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये है आपका BDS। और ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर, मतलब 0 से 5 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि पाई सिग्मा पाई, उसकी वजह से यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देयरफॉर स्टेबल। सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही स्टेबल होता है। अगर यहाँ बेंजीन की जगह अल्काइल ग्रुप होता तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आते। मैंने इसका मैकेनिज्म भी आपको बताया था कि कैसे बनता है, एक बार देख लीजिए, जिससे वो अल्काइल डाइजोनियम जो भी पढ़ाया था ना नाइट्रस एसिड में, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले क्या होता है सर, ये NaNO2 दिया हुआ है आपको, Na पे प्लस है, NO2 पे माइनस, और HCl दिया है, H पे प्लस Cl पे माइनस। यहां से आयन एक्सचेंज होंगे, Na और Cl मिलके NaCl बना लेगा, और HNO2 HNO2 ऐसा हो जाएगा। HNO2 की जो शक्ल होती है वो ऐसी होती है गुड्डू भैया, हमारे पास एसिड की कोई कमी नहीं है, ये आपका एसिड है। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेगा, यहां से क्या बनेगा, OH2 प्लस। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। पानी निकालने के बाद यहां जो बच जाता है उसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। सोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन। और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया, उस दूल्हे को तो आप अच्छे से पहचानते हो, वो तो भरा बैठा है। ये आपकी एनिलीन है, और ये तुरंत NO प्लस पे अटैक कर देता है, यहां से अटैक करेगा। क्या बनेगा, यहां से PHNH, यहां H पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O। यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां से अंदरूनी रूप से एसिड बेस करेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। ठीक है, क्या बन जाएगा, PHNH, N डबल बॉन्ड O, H पॉजिटिव। अब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जो इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ऐसी, PHNH डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH, इस नाइट्रोजन पे प्लस होगा। अगेन इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इस लोन पेयर से इस H को लेगा, क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, क्या बना लेगा, PH N डबल बॉन्ड N, यहां से OH2 प्लस। और फाइनली गुड्डू भैया, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड बना के पानी को बाहर निकाल देगा, PH N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इसकी बजाय आप यहाँ पे RnH2 लेते तो यहाँ R होता, 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 वो बन जाता अल्काइल डाइजोनियम। क्या ही फर्क पड़ गया, बस वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो नहीं होता ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नोट कर लीजिए, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन है। कुछ किया ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, एसिड बेस, फिर रेजोनेंस, फिर एसिड बेस, इतना ही तो किया है। नेक्स्ट है गुड्डू भैया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसमें अपने को क्या देखना है, ये क्या शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है।
ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन जब आप किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हो तो N2 निकल के यहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो जाती है। एक कॉमन मैकेनिज्म है, जैसे दूल्हा दुल्हन रिएक्शन होती थी वैसे ये है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका पूरी की पूरी रिएक्शंस भी देख चुके हैं, बस इसमें 2 रिएक्शन और ऐड करूंगा अब मैं। लेट्स सी द मैकेनिज्म। यहाँ पर ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और ये न्यूक्लियोफाइल है। होता क्या है गुड्डू भैया, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अटैक करता है आपका जहाँ N2 है, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब की बार दुल्हन जो है वो दहेज लेके आई है, बताया था मैंने आपको, N2 प्लस, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से माइनस। थोड़ी देर के लिए बेंजीन की एरोमेटिसिटी का नुकसान हुआ है, इसलिए ये आपकी स्लो स्टेप होगी, यही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हुई है। फाइनली क्या होगा, ये माइनस वापिस यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से जो अच्छे से निकल पाएगा वो N2 गैस है, जिसको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप आपका फास्ट है क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिगेन, एरोमेटिसिटी लौट के आ रही है, इसलिए फास्ट स्टेप है। 2 स्टेप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल बदलते जाओ, नए नए प्रोडक्ट बनते जाएंगे। आइए सर, ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसकी घनी सारी रिएक्शन अपने को देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 HCl हीट के साथ, Cu2Br2 HBr हीट के साथ, CuCN, आप KCN या HCN में से कुछ भी ले सकते हो, कॉपर HCl के साथ, कॉपर HBr के साथ, Ki हीट के साथ, HbF4 यहाँ से A बनेगा, इसको हीट करूंगा तो B बनेगा, यहाँ से A बनेगा, फिर इसको NaNO2 के साथ कॉपर हीट करूंगा तो B बनेगा, ये 2 भी खाली छोड़ रहा हूँ, H3PO2 हीट, इथेनॉल हीट और पानी हीट। इतना आइटम आपको भरना है खुद से, वीडियो को पॉज करो और खुद से भरो, चलो शाबाश। अरे भल्लिया के, आइए सर, ये देखो सर, यहाँ से जो दुल्हन आएगी वो Cl माइनस, यहाँ से Br माइनस, यहाँ से Cn माइनस, यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से Br माइनस, यहाँ से I माइनस। तो यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ बनेगा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ बनेगा बेंजोनाइट्राइल, यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ बनेगा ब्रोमोबेंजीन और यहाँ बनेगा आयोडोबेंजीन। ये 3 रिएक्शन, ये है सेंडमेयर भाई साहब ने दी थी, विक्टर मेयर भाई साहब के सुपुत्र थे सेंडमेयर भाई साहब, ठीक है, दुबई में रहते थे,
उस जमाने में जब वहां पे सिर्फ रेत ही रेत हुआ करती थी। और सेंडमेयर भाई साहब की रिएक्शंस के रिएजेंट को चुराने का पूरा पूरा योगदान हम गाटरमान को देते हैं। हालांकि गाटरमान जो है वो गैब्रियल के बड़े भाई थे, लेकिन हरकतें बिल्कुल इनकी अच्छी नहीं थी, गाटरमान रिएक्शन। ठीक है। और इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है। जब HbF4 से कराते हो तो यहां पर बनेगा PHN2 प्लस BF4 माइनस। ये क्या बन रहा है? बेंजीन डाइजोनियम का फ्लोरोबोरेट सॉल्ट बन रहा है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम होता है बाल-शिमान रिएक्शन। बाल-शिमान रिएक्शन जी के बारे में बाल-शिमान जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाल भाई साहब जो थे उनका बालों का बिजनेस था। वो शी और मैन दोनों के मतलब लड़का लड़की कोई भी हो सभी के बाल ले लेते थे, आगे बेचते थे। वो प्रोटीन के रूप में यूज होता है ना, खाद में भी काम में आता था। ठीक है ना। तो HbF4 के साथ यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट, NaNO2 कॉपर हीट करोगे तो यहाँ से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है। अभी ये दो पार्ट मैंने छोड़ रखे, अभी अगले पेज पे पढ़ाऊंगा फिर भरूंगा इसको। H3PO2 के साथ ये क्या बनाता है? H3PO3 प्लस बेंजीन। यहां से क्या बनाएगा वो? इथेनॉल प्लस बेंजीन। तो आप यहां देखो N2 की जगह पर H लग गया, N2 की जगह पर H लग गया, H3PO2 H3PO3 में बदल गया। मतलब इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है आपका? रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी है रेडॉक्स रिएक्शन। और पानी के साथ जब आप इसे हीट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा फिनॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बेंजीन डाइजोनियम की एक कपलिंग रिएक्शन भी होती है, कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। इसमें मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है और इसकी रिएक्शन में किससे कराना चाह रहा हूं? कोई ऐसे आइटम के साथ जिसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, जैसे OH हो, OMe हो, NH2 हो, NMe2 हो। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और बेंजीन डाइजोनियम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा एक तरह से, है ना। तो यहां से ये भाई ये आइटम कहाँ जुड़ सकता है? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ऑर्थो पे जोड़ूंगा इतने बड़े ग्रुप को, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तकलीफ होगी। पास पास आएंगे, रगड़ आएगी, छिलन आएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो कहाँ जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो सिचुएशन ये बनेगी गुड्डू भैया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पाई पाई पाई, N डबल बॉन्ड N, यहां पाई यहां पाई यहां पाई, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप देखो यहां से लेकर पूरे यहां तक रेजोनेंस हो रहा है। तो ड्यू टू रेजोनेंस या एक्सटेंडेड रेजोनेंस, दे जनरेट्स कलर। इसमें कलर जनरेट हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना गुड्डू। तो वहां पर ट्रांजिशंस होते हैं जो विजिबल रेंज में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये कलर जनरेट कर रहा है। ये क्या है? आपकी एजोडाई। ये क्या कहलाती है? एजोडाई कहलाती है। अब इसमें दो एग्जाम्पल अपने को देखने हैं। पहला एग्जाम्पल या पहली रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की फिनॉल के साथ माइल्ड बेसिक मीडियम में। यहां ये इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, यहां से इस तरह का कंपाउंड बनेगा, N डबल बॉन्ड N, टक 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 टक। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। इसको बोलते हैं एजोबेंजीन।
एजो बेंजीन। और ये एक डाई है जिसका ऑरेंज कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर। इस पूरी डाई का कलर कौन सा होता है गुड्डू भैया? ऑरेंज कलर होता है। इसी को पूरा का पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। और अब जो बनाने जा रहा हूं उस डाई का कलर होगा येलो कलर। यहां पर हम क्या लेते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और उसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हैं। तो यहां से आपका जो बनता है वो बनता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसका येलो कलर आता है। ठीक है। और ये कहानी होती है माइल्ड एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कहानी चलती है, नोट करिए इसको। नोट कर लिया होगा गुड्डू भैया जी। अब इसमें है ना, ये जो दो पार्ट मैंने छोड़े थे वो इन्हीं के लिए छोड़े थे। एक तो आपका फिनॉल के साथ रिएक्शन माइल्ड एसिडिक सॉरी माइल्ड बेसिक मीडियम में। तो यहां से आपको क्या मिलता था? N डबल बॉन्ड N, और यहां पर OH जिसका ऑरेंज कलर आता था। और यही चीज अगर मैं एनिलीन के साथ कराता हूं माइल्ड एसिडिक मीडियम में, तो यहां से क्या बनेगा आपका? जिसका येलो कलर आता है। ठीक है। अब ये चार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और आपको याद करने में भी तकलीफ नहीं होगी। ऐड कर लीजिए दोनों को। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, थोड़ा सा अब मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि इसके बाद का जितना भी पोर्शन है वो सब याद करने वाला है। ठीक है। मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि रिडक्शन करेंगे अपन नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है ना। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं, न्यूट्रल मीडियम में कर सकते हैं और बेसिक मीडियम में कर सकते हैं, और आपको ये याद ही करना पड़ेगा। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जब अपन एसिडिक मीडियम में करते थे, ठीक है, जैसे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2 पैलेडियम हीट टिन HCl आयरन HCl जिंक HCl लेते थे, तो कंप्लीट रिडक्शन होके वो एनिलीन बना लेता है। अब यही चीज अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में करूं, देखो जिंक के साथ अमोनियम क्लोराइड ले रखा है, ये एक सॉल्ट है, या आयरन के साथ वाटर गैसियस फॉर्म में ले रखी है, ये न्यूट्रल मीडियम है। तो यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो पाएगा, पार्शियल रिडक्शन होता है। कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन ही मिल पाते हैं। तो यहाँ से ये एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन ही बन पाता है। यहाँ से 2 ही हाइड्रोजन मिल पाते हैं, तो ये नाइट्रोसोबेंजीन ही बन पाता है। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कैसे। फिर उसके बाद जब आप बेसिक मीडियम में कराते हो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, बेसिक मीडियम जैसे SnCl2 KOH, KOH बेसिक है, जिंक प्लस NOH, NOH बेसिक है, या Na2ASO3 प्लस NOH, या ग्लूकोज इन NOH बेसिक मीडियम में। ठीक है। तो यहां से आपको मिलता है एजोबेंजीन, यहां से हाइड्रा एजो, इसी एजोबेंजीन में 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिए तो हाइड्रा एजोबेंजीन बन गई। और इसी एजोबेंजीन के अंदर एक ऑक्सीजन अगर रिमेन रह गया तो ये होती है एजॉक्सी बेंजीन।
ठीक है, ये आपको नोट करना है। एक छोटी सी स्लिप को आप दीवार पे चिपका लो एकदम, मतलब अब तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसको डेली बेसिस पे देखते रहना है, क्योंकि यहाँ से सीधे सवाल आ जाता है। इसके रिएजेंट वगैरह सब याद होने चाहिए। किसमें कितने हाइड्रोजन यूटिलाइज हुए हैं वो वाली बात लिख रखी है, या 8, यहाँ 10, यहाँ 6। ठीक है ना। अब देखो कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं अपने को, 6 हाइड्रोजन, मतलब वीडियो को पॉज करके नोट करना था। दो, सबसे पहले नाइट्रो का रिडक्शन करूंगा, 2 हाइड्रोजन या 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 2 H लग के यहाँ नाइट्रोसो बनेगा। फिर 2 हाइड्रोजन दूंगा तो यहाँ से एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, फिर 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से एनिलीन। मतलब नाइट्रो का कंप्लीट रिडक्शन एनिलीन में करना है तो 6 हाइड्रोजन या 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपको 2 ही हाइड्रोजन मिल रहे हैं कहीं से तो नाइट्रोसो पे रुक जाएगी। 4 हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन पे। 4 हाइड्रोजन कहाँ मिलते थे, जिंक NH4Cl में। 2 हाइड्रोजन कहाँ मिलते थे, FeH2O गैस में। ठीक है। फिर आपकी कहानी थी 8 हाइड्रोजन वाली, ठीक है ना, जहां पे अपन ने SnCl2 प्लस QH वाली बात कर रखी थी। तो यहाँ पे एजोबेंजीन बन रही थी। तो यानी कि एजोबेंजीन बन रही है, N डबल बॉन्ड N, 2 pH है, यानी कि 2 नाइट्रोबेंजीन लेने पड़ेंगे। 2 नाइट्रोबेंजीन लिए, बीच में 8 हाइड्रोजन रखे। एक पानी के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2। अगर 8 हाइड्रोजन है तो कितने पानी के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, 4। तो 2 ऑक्सीजन इसके गए, 2 ऑक्सीजन इसके गए, 8 हाइड्रोजन गए। यहां से अपन ने पानी निकाला और N और N के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एजोबेंजीन बन गई। जब 8 हाइड्रोजन निकले, जब हमें 10 हाइड्रोजन मिले तो हमने 8 हाइड्रोजन को ऐसे यूटिलाइज किया और इस पाई बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन से और तोड़ दिया। तो 10 हाइड्रोजन के बाद हमें मिला हाइड्रा एजोबेंजीन। बात समझ रहे हो। जब हमें 6 ही हाइड्रोजन मिले, एजॉक्सी बेंजीन कैसे बनता है वो बता रहा हूं। तो आप जानते हो नाइट्रोबेंजीन को चौड़ में ऐसे लिख सकता हूं, NO2 को। अब 6 हाइड्रोजन से मैं 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल सकता हूं। 3 वाटर के मॉलिक्यूल में 3 ही ऑक्सीजन जाएंगे, तो 2 इसके चले गए, 1 इसका चला गया। तो N और N के बीच में डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, तो ये बन गया एजॉक्सी बेंजीन। 6 हाइड्रोजन से एजॉक्सी, 10 से हाइड्रा एजो, 8 से एजो, बाकी आपको दिख ही रहा है। ये है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, मीडियम में। ये याद करने की ट्रिक्स है। फिर उसके बाद गुड्डू भैया, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम इलेक्ट्रिक करंट देके, इलेक्ट्रिक शॉक देके भी करा सकते हैं। वीक एसिडिक मीडियम में और हाईली एसिडिक मीडियम में। हाईली एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो हमें सिर्फ 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। वीक एसिडिक मीडियम में कराएंगे इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तो 6 हाइड्रोजन मिलेंगे। जैसे ही 6 हाइड्रोजन मिलेंगे तो नाइट्रोबेंजीन पूरा पूरा रिड्यूस हो जाएगा एनिलीन में। अगर हमें 4 हाइड्रोजन मिले हैं तो यहां से जो बनता है वो पैरा अमीनोफिनॉल बनता है। ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है कि व्हेन नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रिक करंट दिया और वीकली एसिडिक मीडियम में दिया तो क्या बनेगा, एनिलीन। हाईली एसिडिक मीडियम में दिया तो क्या बनेगा, पैरामिनोफिनॉल। जब अपन अभी PYQs कर रहे होंगे तब आपको दिखेगा भी, सही है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसमें टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैंने सब पहले से थोड़ा सा लिख लिया है ना, लिखने में। फिर इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जो छोटे एलिफेटिक अमीन्स होते हैं जैसे मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, वो कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, छोटे हैं, हल्के हैं, तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी कम होंगे, दूर दूर होंगे, इसलिए गैसियस होंगे। उसमें से बदबू आती है फिश जैसी, फिशी स्मेल होती है उसकी। फिर जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं 1 डिग्री अमीन, 3 से लेकर 8 कार्बन तक, वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और लिक्विड होते हैं। भाई एक तो वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ गए, तो वो नजदीक आ गए, नजदीक आ गए, थोड़े क्लोज हो गए तो लिक्विड फॉर्म में हो गए, कंप्रेस हो गए ना। फिर 8 कार्बन से ज्यादा के प्राइमरी अमीन्स है तो वो सॉलिड होते हैं और कलरलेस होते हैं। अब जो आपके एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 या 6 से ज्यादा, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, लिक्विड वाली में, तो वो कलरलेस लिक्विड होंगे, अराइल अमीन्स आपके। ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन पे जब हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में तो फिर वो कलर जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप एक तरह से ये देख लो ना, एजोबेंजीन वाला क्या था, एक तरह से ऑक्सीडेशन ही तो था, कलर जनरेट कर लिया था उसने। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आज के लेक्चर में आपको टाइम लगेगा, है ना, आज और कल ही बात है बस, 2 दिन की और बात है, कर लो यार। कुछ कट नहीं करना चाहता, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज, इसलिए बोल रहा हूँ।
फिर अगर अपन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स होते हैं 1 डिग्री अमीन्स जो होते हैं 3 कार्बन तक सॉल्युबल होते हैं, उसके बाद क्यों नहीं होते वो समझा रहा हूं। देखो कोई भी चीज अगर सॉल्युबल होनी है तो पानी का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, और ये आपका अमीन है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी साहब। लेकिन यहाँ ये जो आर वाला पार्ट है, इस आर वाले पार्ट में है कार्बन। ये पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाटर मॉलिक्यूल को दूर करता है। अब जैसे जैसे आप कार्बन को बढ़ाते जाओगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता जाएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल दूर होंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसलिए 3 कार्बन तक सॉल्युबल है, उसके बाद सॉल्युबल नहीं हो पाते। लेकिन अमीन्स क्योंकि ऑर्गेनिक फैमिली का है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो सॉल्युबल होगा, क्वाइट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बात समझ गए आप। हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब ये बोल रहा है विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, अल्कोहल या अमीन। अल्कोहल और प्राइमरी अमीन का अगर मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम सा रहा तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है अमीन से। उसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी तगड़ी बॉन्डिंग होगी। जैसे यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसके बीच में होगा उतनी तगड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर पाएगा। उस बेसिस पे पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन समझ में आ गया। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी लिक्विड को गैस में ले जाने के लिए जो आग चाहिए होती है, टेम्परेचर चाहिए होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल आपको पता है पास पास होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं। तो हमें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पास है, इसको टेम्परेचर देके तोड़ना है ताकि वो दूर चले जाए। अब ये फोर्सेस कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल या वॉन्डरवॉल। सबसे तगड़ा कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर वॉन्डरवॉल। समझ गए आप। अब अगर हम कंपेयर करें सेम मॉलिक्यूलर मास या कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और हाइड्रोकार्बन को, तो सबसे तगड़ा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, अल्कोहल में, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी तगड़ी लेवल की होती है। 1 डिग्री अमीन में 2 हाइड्रोजन है तो 2 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहां पर 2 डिग्री में एक जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां पे हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिस कारण से यहाँ डेल्टा माइनस यहाँ डेल्टा प्लस होगा, जिससे एक डाइपोल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। समझ गए आप। फिर आपके हाइड्रोकार्बन जिसमें नॉर्मली वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, इसलिए ये ऑर्डर निकल के आ रहा है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 50,03,435 बार बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, वंडरवॉल फोर्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बात समझ गए। ठीक है दोस्त, तो ये पूरा का पूरा आपका मीन्स वाला चैप्टर खत्म होता है। इसके नीचे मैंने होमवर्क और पीवाईक्यूज लगा दिए हैं। अब आप सारी डीपीपीज लगा लेना, अमीन्स का मॉड्यूल लगा लेना, एनसीईआरटी अमीन्स की पढ़ लेना, समय मिल जाए तो, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज इसके नीचे अटैच कर दिए, वो कर लेना। स्लाइड में होमवर्क अटैच किया है, वो कर लेना। ये होमवर्क और पीवाईक्यू दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों का डिस्कशन में एक साथ ही दूंगा लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और एक समरी लेक्चर आएगा आपके पास जो 20 से 25 मिनट का है। तो 20 से 25 मिनट में आपका पूरा मीन्स रिवाइज भी हो जाएगा खतरनाक तरीके से। ठीक है ना। वही आपके शॉर्ट नोट्स है। बाकी हैशटैग समय चलते रहना चाहिए गुड्डू भैया। अब अपना जो बच रहा है वो बायोमोलिक्यूल्स और एक प्यूरिफिकेशन वाला लेक्चर बच रहा है। 3 लेक्चर अपने को बायोमोलिक्यूल में, 1 लेक्चर प्यूरिफिकेशन में लगेगा। अब जो बायोमोलिक्यूल के 3 लेक्चर हैं, अब पहला दूसरा तीसरा जो लेक्चर है ना, उसी में मैं पीवाईक्यूज के डिस्कशन भी आपको दूंगा। ठीक है ना। तो उतने पार्ट को कंसीडर, मतलब ऐसे वो मत करना, वो तो डिस्कशन वाला पार्ट रहेगा। तो लगभग 5 घंटे, 5.25 घंटे का पूरा बायोमोलिक्यूल है, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना। और मतलब पीवाईक्यू के अलावा थ्योरी वाइज बता रहा हूँ। तो लेक्चर 2.25 घंटे ऐसे कुछ का रहेगा, है ना। तो अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, 3 बायोमोलिक्यूल के और 1 प्यूरिफिकेशन का बचा हुआ है। तो देख के आपका सिलेबस बढ़िया से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद सेठ जी।